हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी 2023-24 के लिए यूनिट 6 के क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री 2023 में यूनिट 6 में संवैधानिक अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत का संविधान है और कंपनियों हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं हैं, तो इसका ही मेन फोकस है जिससे मैं ये करा रही हूँ। मेरी जो महाअभ्यासिका आने वाली है जो लगभग उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 10,100 प्रश्नों का जो संग्रह है उसी में से मैं ये करा रही हूँ। 2-3 दिनों में आपके सामने उसका लगभग 80 से 85% काम पूरा हो चुका है। जैसे ही लॉन्च होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? 1947, 1948, 1951 या 1953? तो जो भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो 1948 में आई थी। और भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य जो बोला जाता है वो औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि औद्योगिक जो नीति संकल्प आया था 1948 में, इसने जो उद्यमी है, मतलब जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, और जो संस्था है, दोनों के रूप में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया। तो ये जो औद्योगिक नीति है प्रथम, ये क्या कहलाती है? ये औद्योगिक नीति संकल्प कहलाती है। याद रखिएगा, ये क्या कहलाती है? औद्योगिक नीति संकल्प कहलाती है। और इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। हम कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति जो संकल्प 1948 है वो भारत में एक मिश्रित आर्थिक मॉडल को उसने जन्म दिया था। इसके अलावा एक उद्योग का अधिनियम भी आया था। एक ये भी याद रखिएगा, एक उद्योग अधिनियम या उद्योग एक्ट भी आया था। तो उद्योग अधिनियम आया था 1951 में। उद्योग अधिनियम कब आया था? तो उद्योग जो अधिनियम आया था वो 1951 में आया था। इसको याद रखना, उद्योग अधिनियम कब आया था? 1951 में आया था। और जो भारत की जो औद्योगिक नीति आई थी 1948 में, इसने उद्योग जो थे उसको 4 भागों में बांट दिया था। ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्रथम औद्योगिक नीति थी उसने उद्योगों को कितने भागों में बांटा था? उसने उद्योगों को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा था? पहला था सामरिक उद्योग। पहला कौन सा भाग था? पहला था सामरिक उद्योग। सामरिक उद्योग क्या आते थे? इसमें इसके दायरे में आते थे जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होते हैं, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले संयंत्र होते हैं, रेलवे प्रबंधन। इसका जो अधिकार था वो भारत की केंद्र सरकार का अनन्य, मतलब ये उद्योग जो थे वो केवल भारत सरकार के उसके ही अंडर में थे। दूसरा था बुनियादी। दूसरा उद्योग कौन सा था? दूसरा उद्योग बुनियादी था। इसमें कोयला, लौह इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, वायरलेस उपकरण और खनिज उपकरण शामिल थे। और इस श्रेणी में जो नए उपक्रम थे वो राज्य सरकार स्टार्ट कर सकते थे। जो पहले मैंने बताया था सामरिक उद्योग, उस पर केवल केंद्र सरकार का दायित्व था। बुनियादी जो उद्योग थे, लौह इस्पात, कोयला, जहाज निर्माण, इसको राज्य भी स्टार्ट कर सकते थे। इसके अलावा एक आता था महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग में इसको निजी क्षेत्र भी नियंत्रित कर सकते थे, जिसमें मशीन, टूल्स, रासायनिक उर्वरक, लौह धातु, इलेक्ट्रिक इंजीनियर आदि जैसे शामिल थे। चौथा था अन्य उद्योग। इसको निजी और सहकारी क्षेत्र दोनों ही कर सकते थे, दोनों ही इसमें नियंत्रित हो कर सकते थे। इसमें भी एक सेकेंड, इसमें क्या होता था, वे उद्योग शामिल थे जो चौथा वाला जो मैंने अन्य उद्योग बताया है उसमें वो उद्योग शामिल थे जिन्हें निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत और सहकारी क्षेत्र के लिए खुला रखा था। तो याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति जो 1948 में है उसको कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। सामरिक, याद रखिएगा, सामरिक जो केवल केंद्र सरकार के अंडर में थी। दूसरा था बुनियादी, जो राज्य भी इसको कर सकते थे। तीसरा था महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग को निजी क्षेत्र कर सकते थे, सार्वजनिक और सह निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कर सकते थे। और चौथा था अन्य जो उद्योग थे उसको निजी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र मिलकर कर सकते थे। इस प्रकार से ये प्रथम औद्योगिक नीति के गुण थे। तो इसके जो आंसर है वो याद रखिएगा। 1948 के बाद 1991 भी आई थी, जिसने पूरी तरह से उदारीकरण व्यवस्था को आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश कब प्रारंभ हुआ? देखो, जो नीति आई थी और जो नवीन नीति बनी थी मनमोहन सिंह के समय पे, ये बनाई गई थी 1991-92 में। ये नीति आई थी, कब आई थी? 1991-92 में आई थी। और 1991-92 में ही
सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश को आरंभ किया था। कब किया था? 1991-92 में किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया की थी, जिसमें 31 सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय सार्वजनिक मतलब एक बड़ा छोटा कोई संस्थान है उसका उसमें कोई बड़ा संस्थान निवेश करे, उसको विनिवेश की प्रक्रिया कहते हैं। और 1991-92 से ये विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और विनिवेश का जो उद्देश्य था वो रहता है, वो होता है वित्तीय अनुशासन में सुधार होना और जो आधुनिकीकरण है उस आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। विनिवेश के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिवेश के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसमें क्या होता है? विनिवेश आयोग बना था 1996 में। विनिवेश आयोग कब बना था? 1996 में बना था। और विनिवेश के जो अध्यक्ष थे वो GV रामकृष्णा थे। कौन थे? GV रामकृष्णा थे इसके अध्यक्ष। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ था और उसके अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण। अगला है, भारत में जो औद्योगिक वित्त निगम है वो किस रूप में काम करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में काम करता है? तो जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है ये काम करता है एक औद्योगिक बैंक की रीति, मतलब ये उद्योगों को वित्त प्रदान करता है। और ये इसकी स्थापना इसकी जो स्थापना हुई थी, ये इसने सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये इसने काम करना कब से आरंभ किया था। और ये जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है 1948 से ये काम करने में आ गया था। एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित हो गया था। एक वैधानिक मतलब एक विधि के तहत, कानून के तहत इसका निर्माण हो गया था 1948 में। तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है और ये इसने कब से आरंभ कर दिया था? 1948 से अपना काम करना आरंभ कर दिया था। इसको IFCI भी बोलते हैं, IFCI भी बोलते हैं। IFCI का मतलब होगा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इसको बोलते हैं। इसने कब काम करना आरंभ किया था? 1 जुलाई 1948। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है जो या IFSC है, इसने अपना काम करना या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और भारत का औद्योगिक वित्त निगम, नाम में दिख रहा है औद्योग, तो उद्योगों से ही संबंधित है, तो औद्योगिक वित्त निगम के रूप में ये काम करता है। कब इसकी स्थापना हुई? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1993 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ही संबंधित है। आपसे पूछेंगे कि जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है या ये जो IFCI है, इसको एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब बदल दिया था? तो इसको एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब बदला था? 1993 में बदला था। इसको एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब बदला था? 1993 में। भारत के औद्योगिक वित्त निगम को एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब बदला था? तो इसको सार्वजनिक कंपनी के रूप में कब बदला था? 1993 में बदल दिया था। इसको अब जो है ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में इसको जानते हैं। अब किसके रूप में जानते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने में सहायता करना। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए सहायता करना इसका उद्देश्य। मतलब उद्योगों को ये आपसे पूछिए, ये इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता। सबसे पहले तो इसको सार्वजनिक कंपनी के रूप में 1993 में लिया। कोई भी कंपनी सार्वजनिक कब बन जाती है? जब उसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा हो। और ये आपसे पूछेंगे किस प्रकार का वित्त प्रदान करता है? तो ये दीर्घकालीन वित्त प्रदान करता है। आपको ये ध्यान रखना है। औद्योगिक वित्त के स्रोत कौन कौन होते हैं, कौन कौन दे सकता है? इन लोगों को भी, ये भी किसी से ले सकते हैं। तो जो IFC लिमिटेड है, भारत निर्यात आयात बैंक है, उनसे ये ले सकते हैं। 70 वर्ष से ज़्यादा की इसकी यात्रा हो चुकी है IFSC की। और स्थापना कब हो गई थी? 1948 में हुई थी। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब यहाँ हमारे MPPSC की बात नहीं है, जनरली आप देखेंगे ना अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम है वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। सबसे मेन बात, नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं करते हैं
सभी कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से मुझे पता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस पसंद करते हैं और कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 10,100 प्रश्नों की बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। सभी लोग इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। बहुत ही कम इसका रेट रखूँगी, आएगी ना तो धमाल मचा देगी, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं ना जिनको एग्जाम में आने। आप बस इन्हीं को ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्रुप में एक ग्रुप भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी डिस्कशन के लिए। उस ग्रुप में भी मैं कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट भी दूंगी, वो पढ़ते जाइएगा जो मुझे लगेगा। क्या है कि तुरंत जैसे कि कोई न्यूज़ आपकी आंखों के सामने होती है ना तो वो तुरंत याद हो जाती है, तो ऐसे ही ग्रुप में मैं क्वेश्चन दूंगी ना तो आपको वो तुरंत याद होते जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। टेस्ट के अलावा थ्योरी के साथ बहुत ही शानदार कंटेंट डाला है, वन लाइनर फैक्ट डाले हैं, जानकारी मैं आपको अभी दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं हमारे। टोटल ये 11 बुकलेट हैं, शानदार बुकलेट हैं, सुपर डुपर तरीके से इनको तैयार किया गया है। कुछ बुकलेट टोटल हैंड रिटन है, जिन सब टॉपिक को पढ़ने में हमको प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। और जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक हमको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, इनको हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को इसमें कवर किया है। तो उन क्वेश्चन को हमने इसमें कवर किया है। आप देख सकते हैं ये टोटल 11 बुकलेट हैं। एमपी के हिस्ट्री, संस्कृति, साहित्य, भारत का इतिहास, एमपी भूगोल, इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मतलब हर टॉपिक, सिलेबस का हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया और हर कंटेंट डाला है। अनुच्छेद है तो लास्ट में बहुत अच्छे से सरल भाषा में उनको करवाया है, संशोधन है तो उनको करवाया है, महारत्न कंपनी है तो उनको करवाया। इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। करंट अफेयर के नोट सहित ये क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स भी इसमें आपको भारत का आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा वन नीति जो है वो मिलेगी आपको, जो पशुधन जनगणना है वो मिलेगी आपको। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लगभग 1000 प्लस वन लाइनर मिलेंगे। आयोग चार्ट सहित इसको वन लाइनर बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका चार्ज 2599 है, प्लस 100 रुपीज़ इसका कुरियर चार्ज है। ये आपका नोट्स है, और जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे हाय लिखकर और बताएंगे मैम हमें नोट्स लेना है, मैं आपको आपका एड्रेस पूछूंगी, आपको एड्रेस सेंड करना है, देन आपको पेमेंट नंबर मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके साथ मिल जाएंगे, तुरंत आपको एक ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ये है जो वह महाअभ्यासी का जिसकी मैं बात कर रही हूँ, 3 से 4 दिन में ये लॉन्च हो जाएगी। ये पहले हम 9,999 का बना रहे थे, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो जिसलिए हमने इसको 10,100 प्रश्नों का कलेक्शन इसमें किया है। बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न है, हर यूनिट के लगभग 1000 प्लस प्रश्न हैं और 1000 ही करंट अफेयर्स हैं। शानदार इसमें एशिया कप हो, चाहे भारत का संसद हो, चाहे नोबेल पुरस्कार हो 2023 या साधारण पुरस्कार हो, सब कुछ इसमें कवर किया है। 2 से 3 दिन में इसको हम लॉन्च कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 2 बुकलेट आएंगी टोटल 10,000, क्योंकि एक बुकलेट में बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं इतने सारे पेजेस को, तो हम इसमें आपको 2 बुकलेट प्रोवाइड कराएंगे। यकीन मानिए ये इसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके क्वेश्चन की तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। तो सभी लोग इसको ज़रूर परचेस करिएगा, आएगी तो मैं लॉन्च इसको कर दूँगी। तब तक अगर आप 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स मंगा लीजिए। अभी आज बुकिंग करेंगे तो 6 से 7 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। सुपर डुपर तरीका है ये पढ़ने का, क्योंकि इतने शानदार तरीके से वन लाइनर फैक्ट डाले हैं मैंने। भारत के इतिहास के करीब 2-3 हज़ार फैक्ट डाले हैं, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे फैक्ट डाले हैं, संविधान के बहुत अच्छे फैक्ट डाले हैं, तो जो आपके लिए एक रामबाण साबित होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो आप ये ज़रूर परचेस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी जिन्होंने हमारे ये नोट्स ले लिए हैं वो हमारी ये टेस्ट सीरीज़ 2 से 4 दिन में आ जाएगी, तो इसको परचेस कर लीजिए। आपने किसी भी जगह के नोट्स ले लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को मंगा सकते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं वो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ लगा के परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदार औद्योगिक नीति। फ्रेंड्स जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे टेस्ट सीरीज़ के ही क्वेश्चन है। उदार औद्योगिक नीति कब आई? 1948 में, 1956 में, 91 में या 85 में? तो जो उदार औद्योगिक नीति आई थी वो 1991, 24 जुलाई 1991 में आई थी। कौन लाया था इसको? PV नरसिम्हा राव। कौन लाए थे? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव ने ये उदार औद्योगिक नीति आई थी। इस औद्योगिक नीति ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया था।
और 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। 18 उद्योगों को छोड़कर जो बाकी के उद्योग थे उनको क्या कर दिया था, उनको लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। तो उदार औद्योगिक नीति कब आई थी? 24 जुलाई 1991 को आई थी। उदार औद्योगिक नीति कौन लाया था? इसको पीवी नरसिंह राव लाए थे। इस औद्योगिक नीति ने अर्थव्यवस्था को उदार बना दिया था। 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया था। कितने? 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी जितने उद्योग थे उनको सबको लाइसेंस से मुक्त कर दिया था। कब आई थी? 24 जुलाई 1991 को ये उदार औद्योगिक नीति आई थी। अगला क्वेश्चन है, चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इनमें से कौन है पूछ रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश है, इनमें से कौन है? गोवा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो इनमें से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं पे चीनी होती है तो महाराष्ट्र में होती है जनरली। लेकिन अगर हम 2021-22 की बात करें, 2021-22 में क्या हुआ है, महाराष्ट्र जो है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। पहले जो होता था उत्तर प्रदेश में शुगर केन बहुत होता है, गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। लेकिन अभी 2021-22 में महाराष्ट्र जो लगातार 5 सालों से उछाल करते हुए शीर्ष स्थान पर आ गया है। 2022-23 में महाराष्ट्र द्वारा चीनी का जो कुल उत्पादन था वो 138 लाख टन था। और अब ये महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा पहुंच गया है, सेकेंड नंबर पे पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चीनी का उत्पादन 105 लाख टन है और महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का 138 लाख टन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र अब चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। अगर आपसे पूछें कि मैं नहीं पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विश्व में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में तो कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। विश्व में कहाँ होता है? सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा विश्व में चीनी कहाँ पर पाई जाती है। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किसका है, या विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, नॉट उपभोक्ता, उत्पादक कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है मेरे चैनल पर। इसके अलावा देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल भी जीके विद आकांक्षा का आ गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मिल निर्मित कपड़े का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखो, कपड़ा नहीं पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र ये पूछ रहे हैं कि मिल निर्मित कपड़े का। तो देखो, मिल निर्मित जो उद्योग हैं या सूती जो उद्योग होते हैं वो महाराष्ट्र में भी होते हैं और गुजरात में भी होते हैं। इन दादरा नगर हवेली और पंजाब में तो नहीं होते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। होता तो दोनों जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा मिल निर्मित, क्योंकि यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके सबसे ज़्यादा कारखाने गुजरात है, महाराष्ट्र, दोनों जगह काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे कपड़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एक और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो देखो, सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सूती वस्त्र मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र में है, लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्पादन गुजरात में होता है। सूती वस्त्र की संख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और सबसे उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, जूट का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र। देखो, जूट जो होता है बंगाल का जो एरिया होता है, या पश्चिम बंगाल बोलो या बांग्लादेश बोलो, जहाँ पे बांग्लादेश जो है नंबर 1 है पूरा, जो विश्व में कहीं पर सबसे ज़्यादा जूट होता है तो बांग्लादेश में ही होता है। पूछ रहे हैं जूट का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र भारत में कहाँ पे होता है? भारत में जूट का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र भारत में
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद अगर सेकंड नंबर पे आपसे पूछेंगे तो बिहार हो जाएगा। थर्ड नंबर पे पूछेंगे तो असम हो जाएगा। सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन से राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और यहाँ का जलवायु जो है वो इस प्रकार की है कि यहाँ पर जो जूट है पूरे हमारे भारत का अगर बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। जो अगर आपसे पूछे कि जो जूट होती है वो कौन सी फसल होती है? जूट वैसे जो होती है जायद फसलों में आती है, क्योंकि वो जो उसका क्योंकि हमें जो है मनी बहुत ज़्यादा प्रदान करती है, तो जूट वैसे जायद की। लेकिन अगर मौसम के हिसाब से देखें तो ये खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है। जूट कैसी फसल है? जूट खरीफ की फसल है। और ये फाइबर की फसलों में, जितनी भी प्राकृतिक फाइबर की फसल है उनमें इसका योगदान होता है। गंगा नदी में का जो डेल्टा होता है उस वहाँ पर जूट की खेती सर्वाधिक की जाती है। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल है। चावल भी कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट भी कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा उड़ीसा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा में क्या होता है? मैग्नीज होता है। और असम में क्या होती है? चाय होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? आईओसी बड़ोदरा, आईओसी मथुरा, HPCL विशाखापट्टनम, BPCL मुंबई। अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। बहुत सारे अलग अलग कॉरपोरेशन हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है बड़ोदरा में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और माना जाता है कि ये सबसे बड़ा तेल कॉरपोरेशन है। ये IOC का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऐसे ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा है, HPCL है। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तेल प्राप्त होता है, वैसे तो इसमें नाम नहीं है, जामनगर रिफाइनरी जो है वो सबसे ज़्यादा लगभग 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसकी जो क्षमता है तो वो है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछना है? तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो इनमें से है IOC बड़ोदरा। अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है जामनगर। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में है। जामनगर कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है। और रिलायंस लिमिटेड का स्वामित्व, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के निजी स्वामित्व पर इसकी एक रिफाइनरी है। 1999 को चालू हुई। एक और क्वेश्चन आपसे पूछें कि भारत में अभी तक कितनी रिफाइनरी हैं, तो भारत में अभी तक 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी हैं। और 3 जो हैं सॉरी 5 जो है वो निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। 5 निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। इसके अलावा जो बाड़मेर रिफाइनरी है वर्तमान में राजस्थान के बाड़मेर में है, ईंधन उत्पादन के लिए की गई है। और सबसे पुरानी रिफाइनरी आपसे पूछें तो सबसे जो पुरानी रिफाइनरी है वो असम के डेगोई में है। सबसे पुरानी कहाँ पर है? सबसे पुरानी असम में है। वैसे तो 18 हैं, लेकिन जो 5 निजी और ऐसी कुछ 2 मिलके हैं, लगभग 25 ऐसी बोला जाता है कि जो 25 लगभग तेल रिफाइनरी यहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा तेल शोधक कहाँ पर है? तो वो IOC कारखाना पूछ रहे हैं, तो कहाँ है? IOC बड़ोदरा में है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? IOC बड़ोदरा हो जाएगा। अगर IOC बड़ोदरा नहीं होगा, जामनगर होगा तो जामनगर लिखा। अगर ना जामनगर होगा ना IOC बड़ोदरा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उद्योग जहाँ पर है? तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उद्योग हैं और सबसे ज़्यादा औद्योगिक केंद्र हैं। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक दृष्टि से जो अग्रणी राज्य है वो कौन है? महाराष्ट्र है। अगला है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? मैंने अभी बताया था जामनगर में है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर में। अगला है, बुराई गांव रिफाइनरी किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गई है। कौन बन गई है? बोराईगांव। इसमें लगभग 500 कंपनी होंगी जो रजिस्टर्ड होंगी, और एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, वो भी इसी के अंदर काम करती है। तेल शोधन और विपणन की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और जो IOC है उसको महारत्न का दर्जा भी प्राप्त है। भारत के जितने भी पेट्रोलियम उत्पादों के जो विपणन होते हैं उसमें कुल हिस्सा 47% होता है, और तेल शोधन में इसका हिस्सा जो होता है 40% होता है। भारत में लगभग मैंने आपको बताया था 25 से 30 जो हैं तेल शोधन कारखाने वर्तमान में हैं। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी, और ये महारत्न कंपनी है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इसको ग्लोबल 500 सूची में भी 2010 में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा आपको पसंद आए होंगे। कल हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।